पेपर प्लस PYQ दोनों मिलाकर के सारे सेटों को तैयार किया गया है, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम देने से पहले इसको देख करके जाना है। चलिए आते हैं आपकी क्वेश्चन की ओर। आपका स्क्रीन का पहला सवाल, आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। ये 9 से हम लोग करेंगे क्योंकि 1 से लेकर के 8 तक आपका पैराग्राफ से सवाल पूछा है, तो उसको हम लोग स्किप करके 9 से हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट, ग्रामर सेक्शन और आपके टेक्स्ट बुक का सारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट, जब आप एक रिपोर्ट को लिखते हो, नरेशन ऑफ द इवेंट इज डन, जो घटना होती है जिसके ऊपर आप नरेशन करके लिख रहे हो, जिसको विस्तार पूर्वक व्याख्या करके लिखते हो, वो हमेशा कौन सा टेंस में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का होगा बी, सही जवाब क्या होगा? बी, यानी पास्ट टेंस में। याद रखिएगा, इमीडिएट पास्ट या फिर पास्ट टेंस या फिर सिंपल पास्ट, याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या आएगा ना, पास्ट टेंस या फिर इमीडिएट पास्ट, है ना, इमीडिएट पास्ट लिखा रहेगा या फिर सिंपल पास्ट, तीनों में से कोई एक लिखा रहेगा, ठीक है, तीनों में से कोई एक लिखा रहेगा, तो ये होगा आपका पास्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ना रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इट इज डन इन, किसी भी घटना के बारे में जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो, वह किस और से आप लिखोगे, उस घटना में किस चीज से आप लिखोगे, तो वो हमेशा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से लिखते हो, यानी पहला आपको जानकारी जो रिपोर्ट लिख रहा है, जो संवाददाता है या फिर आप हो, आप भी न्यूज़पेपर के लिए या फिर स्कूल मैगजीन के लिए, 12वीं का सवाल आता है, स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखना या फिर न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखना, ठीक है ना, वो डिस्क्रिप्टिव आता है। यहां पर आपका MCQ सवाल ही पूछा जाएगा। तो आप जब रिपोर्ट लिखोगे किसी इवेंट के बारे में, किसी घटना के बारे में, तो वो रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन किस तरह से होना चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन यानी किसी भी चीज के बारे में जब आप उसका सूचना दे रहे हो, जानकारी दे रहे हैं, ये पहले आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप इसको देंगे, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। वाइल राइटिंग एन आर्टिकल, जब आप एक आर्टिकल लिखते हो ना, ईच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर, किस ओए में, यहां पर एक डैश होगा, ठीक है, यहां पर छूटा है डैश ऑर्डर, ठीक है। जब आप आर्टिकल लिखोगे उसका सारा जो पॉइंट सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध रूप से और लॉजिकल ऑर्डर में होगा, यानी एक के साथ दूसरा संपर्क करते हुए तमाम ऑर्डर में आप आर्टिकल को लिखेंगे, अनबन कोई भी आप चीजों को नहीं लिखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल में शुरुआत में किस और लिखी जाती है, आर्टिकल का शुरुआत किस चीज से होती है। क्वेश्चन नंबर 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12 का होगा ऑप्शन ए, टाइटल से। जब आप आर्टिकल लिखोगे ना तो ये टाइटल से स्टार्टिंग होता है, करेक्ट आंसर टाइटल, ऑप्शन ए। हु कॉल्स कैब फॉर भिब्रॉक वे द लेमन में कौन एक कैब को बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 होगा ऑप्शन ए, सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं ना। अकॉर्डिंग टू मुल्क राज आनंद के हिसाब से, ये भारतीय हमारे लेखक, ये भारतीय लेखक हैं, ठीक है। मुल्क राज आनंद के हिसाब से व्हाट मेक्स बाउंड्रीज बिटवीन द वेरियस क्लासेस ऑफ द पीपल, ना समाज की अलग अलग, ठीक है, समाज की अलग अलग श्रेणियों की जो लोग होती हैं, इनके अंदर, इनके बीच में सीमाना, बाउंड्रीज कौन तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुस्टाचियोस, यानी उनकी मूछें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। द पीकॉक गैदर्स हिज टेल टू, ना पीकॉक अपनी पूंछों को इकट्ठा करती है, किस लिए, टर्न अवे, घूमने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज लव कंपेयर
टू इन द पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। जो पोएम में प्यार किसके साथ तुलना किया जा रहा है, प्यार को किस चीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 का ना, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं ना। कमिंग बोल करके जो आपका पोएम है ऑफ 19 लाइन्स, 19 लाइन की ये पोएम है, ठीक है, 19 लाइन की जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन नंबर 17 ना। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी ना, फिलिप लार्किन के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका फिलिप लार्किन। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, व्हाट was the yearly birthday present for the mother for the 5 successive year ना, उनकी 5 लगातार 5 सालों तक, लगातार 5 सालों तक उनकी जो बर्थडे हो रही है, इस बर्थडे के दौरान उनको क्या गिफ्ट दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा बी, 1000 पाउंड, 1000 रुपए करके उनके बर्थडे में दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19 से आगे स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द 3 गार्डिवेस। ये जो कहानी है द एडवेंचर ऑफ द 3 गार्डिवेस, इसका नरेटर यानी कहानी को कौन आपके सामने बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट जवाब होगा वाटसन, ठीक है, ऑप्शन ए वाटसन। चलिए नेक्स्ट सवाल, हु इज द मिस्ट्रेस शालिनी इन मदर टंग, ठीक है, इन मदर टंग में कौन मिस्ट्रेस शालिनी है, ये कौन है, ये कैरेक्टर कौन है। क्वेश्चन नंबर 20 ना, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पोएट्स मदर टंग, पोएट्स मदर टंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 अगला सवाल, पैटर्न्स ऑफ द क्रिएटिविटी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। ये जो पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी है ये कहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 ना, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, हेवन और हेल से, सरक और नरक। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका अगला सवाल है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द फ्रेज सेल्फ कन्फेशन, सेल्फ कन्फेशन का मतलब इन द टेलीफोन कन्वर्सेशन मीन्स। तो ये जो सेल्फ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 22 ना, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंट्रोस्पेक्शन, यानी आप खुद के बारे में क्या विचार विमर्श करते हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो। क्वेश्चन नंबर 23, द पोएट वांट्स टू लिसन टू द साउंड ऑफ द कॉनक्स सेल ब्लोन ओनली बाय। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, ट्राइटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्टिंग करते हैं। अगला जो सवाल होगा आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ब्रिज। ये जो ऑथर ऑफ, ये जो ब्रिज बोल करके जो हमारा एसे है, ठीक है, ब्रिज बोल करके जो निबंध है, ये निबंध का ऑथर कौन है। क्वेश्चन नंबर 24 का होगा सी ना, जीएन डेवी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जीएन डेवी। क्वेश्चन नंबर 25, नाउ वन वॉचमेकर टोल्ड द ऑथर दैट द वॉच नीडेड। तो एक वॉचमेकर यानी एक घड़ी वाला हमारे ऑथर को उनके घड़ी के बारे में क्या बताएं कि इस घड़ी को किस चीज का जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा ना, क्लीनिंग, रेगुलेटिंग और ऑयलिंग, यानी ऑप्शन डी करेक्ट जवाब ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 26 आपका पूछ रहा है कि व्हाट डज मिस्टिक मिनिएचर मीन इन द एसे माय 3 पेशेंट। ये जो मिस्टिक मिनिएचर क्या है, क्वेश्चन नंबर किस क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, कहानी निबंध के बारे में। कौन सा निबंध, माय 3 पेशेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब होगा यूनियन ऑफ लव, प्यार का दोबारा से जुड़ाव, ठीक है। मिस्टिक मिनिएचर का मतलब, रीडिंग द वर्क ऑफ ए गुड ऑथर इज अ टास्क, पढ़ने का जो कार्य होती है
एक सच्चा और अच्छा जो ऑथर होते हैं ये पढ़ने की जो काम को किस और ये दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा बी, न पेन स्टॉकिंग, यानी कहानी को इस हिसाब से लिखते हैं, आपका जो ऑथर का जो पेन होगा वही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का अगला सवाल, व्हाट इज द सोल ऑफ द ट्रैवल आर्ट्स? ट्रैवल आर्ट्स की आत्मा क्या होती है? ट्रैवल आर्ट्स की आत्मा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 28 का होगा बी, करेक्ट जवाब होगा बी, यानी प्लेफुलनेस। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, द लेडी इन द रेस्टोरेंट विश टू हैव द लंचियन। लंचियन में ये जो लेडी रेस्टोरेंट में जो बैठी रहती है, ये लेडी क्या ख्वाहिश करती है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा आपका फिश हो गया, कैवियर हो गया, कैंपेज हो गया। सही जवाब आपका ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बता रहा है कि सत्यजीत वाज गिवन अ वार्म वेलकम बाय। सत्यजीत को कौन ऐसा व्यक्ति था जो इनको स्वागत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इनका स्वागत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी श्रीनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। द लैंडलेडी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन द थर्ड एंड फाइनल कंटेनेंट में जो लेडी है, जो लैंड लेडी है, किसकी लैंड लेडी? प्रोटैगनिस्ट, यानी कहानी का जो मुख्य कैरेक्टर था उसकी लैंड लेडी कौन थी? क्वेश्चन नंबर 31 का होगा बी, मिसेस क्रॉफ्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? मिसेस क्रॉफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछ रहा है कि पापाची वास, पापाची कौन थे? पापाची हम सभी को पता है कि पापाची होगा 32 का ए, ना एंटोमोलॉजिस्ट, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेन एक्स्ड द बनियान ट्री अकॉर्डिंग टू द फिलिप छित्री। फिलिप छित्री के हिसाब से कितने पेड़ों को काटा गया था? क्वेश्चन नंबर 33 का होगा ए, 50 को पेड़ों को। चलिए, अजामिल एंड द टाइगर्स इज अ पोएम, ये किस प्रकार की पोएम है? क्वेश्चन नंबर 34 ना, क्वेश्चन नंबर 34 का ए, सैटरिकल। ठीक है, किस प्रकार की पोएम है? सैटरिकल। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी व्यंग्यात्मक कविता। What is the name of the fish that Santiago catches in the sea? सेंटियागो को समुद्र से कौन सी मछली, उस मछली जो मिलती है ना, उस मछली का नाम 35 का क्या होगा? उस मछली को, जिस मछली को हमारे सेंटियागो को मिलती है समुद्र से, उसका नाम था मार्लिन बोल करके एक मछली। इसी मछली को किसको मिलता है? सेंटियागो को। क्वेश्चन नंबर 36, सेंटियागो फिशेस विद द बॉय कॉल्ड। ये जो सेंटियागो है, ये जिस बच्चा के साथ मिल करके मछली पकड़ रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 36 का ए, मैनोलिन। क्या है? मैनोलिन, 36 का ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैनोलिन्स पेरेंट्स रिफ्यूज टू लेट द बॉय फिश विद द ओल्ड मैन बिकॉज दे बिलीव सेंटियागो इज सलाव। हाउ डज हेमिंगवे थ्रेसेस दिस वर्ड? तो हमारे लेखक हेमिंगवे के हिसाब से मैं जो मैनोलिन है, मैनोलिन के जो मम्मी पापा हैं, वो इस और विश्वास करते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को, मतलब उनका जो बच्चा है मैनोलिन, इस बच्चों को उस बूढ़े व्यक्ति सेंटियागो के साथ मछली पकड़ने के लिए नहीं जाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा समुद्र में सेंटियागो के साथ जाए मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि उनकी मम्मी पापा सेंटियागो को सैलाव होने की ओर बिलीव करते हैं कि सेंटियागो सैलाव है। तो सैलाव का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का होगा सी, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द अनलकी। तो सैलाव का मतलब होता है एक ऐसा अवस्था जहां पर आपके किस्मत में कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, अनलकी पर्सन, जिसका भाग्य कभी भी साथ नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज द पेटकॉफ फैमिली ब्रैग अबाउट? पेटकॉफ फैमिली किस चीज के लिए जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 38 का होगा देयर लाइब्रेरी। ठीक है,
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच रैंक डज द रायना's फादर होल्ड इन द बुल्गारियन आर्मी? रायना का जो पिताजी बुल्गारियन आर्मी में, इनका कौन सा ओहदा था? सही जवाब, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मेजर का ओहदा था। लौका इज अ प्रेटी यंग मेड सर्वेंट इन द हाउस ऑफ, तो किसकी घर पर लौका एक सुंदर मेड सर्वेंट थी? क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 का होगा ऑप्शन ए, मेजर पेटकॉफ। चलिए अब आते हैं अगला पार्ट, यानी अगले मॉडल पेपर की ओर। इसको बढ़िया से हम लोग कर लेते हैं। अगला मॉडल पेपर को हम लोग बढ़िया से एक बार कर लेते हैं। इसकी तमाम जो सारे जो क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से इसका स्टार्टिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपसे पूछ रहा है कि वेयर डू वी राइट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट? रिपोर्ट की जो टाइटल होती है ये कहां से हम लोग लिखना चालू करते हैं? ऑन द टॉप ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की ऊपर से, रिपोर्ट की ऊपर में, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, रिपोर्ट का एकदम ऊपर से हम लोग लिखना चालू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द रिपोर्ट शुड बी, ना रिपोर्ट किस तरह से होना चाहिए? रिपोर्ट आपका क्लियर होना चाहिए, रिपोर्ट आपका ब्रीफ विस्तार पूर्वक होना चाहिए, और रिपोर्ट आपका छोटा होना चाहिए। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी, 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय द एंटोन चेखोव? एंटोन चेखोव की द्वारा कौन सी रचना को लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आप आंसर बताते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का होगा सी, द लैमेंट। क्या होगा? द लैमेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, ना हु इज पोटापोव? आयोना पोटापोव कौन है? आयोना पोटापोव हम सभी को पता है कि ये एक कैब ड्राइवर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 से, व्हाट इज द नेम ऑफ द आयोना's सन? आयोना पोटापोव का जो बच्चा का नाम, जिसका डेथ होता है ना, और ये इसका डेथ से ये बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर बैरिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बैरिन। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डिड द बैरिन डाई ऑफ? बैरिन का मौत किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाई फीवर से, तेज बुखार से। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछ रहा है कि राजास, महाराजास एंड नवाब्स एंड द इंग्लिश आर्मी जनरल्स बियर, जो राजा, महाराजा एंड नवाब थे और साथ ही साथ ब्रिटिश आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर, ये मूछ किस प्रकार की ये मूछों को ये रखते थे? तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, टाइगर मुस्टाचियोस, यानी शेर की जैसे जो मूछ होती है इसको ये लोग रखते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है, सिप मुस्टाचियो इज वन ऑफ द, किसका था ना, जो सिप की तरह, भेड़ की तरह किसकी मूछें हुआ करती थी? भेड़ की तरह किसकी मूछें हुआ करती थी? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा पीजेंट, यानी कृषक। ठीक है, ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर पीजेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु इज सेठ रामानंद? सेठ रामानंद कौन थे? ये सेठ रामानंद कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का डी, ग्रोसरर। ठीक है, एक दुकान के मालिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट जो आपका सवाल है, चौधरी छोटू राम इज द डैश ऑफ द विलेज। छोटू राम जो था वो कौन था? गांव का कौन था? क्वेश्चन नंबर 20 का सी, ना लैंड लॉर्ड। ठीक है, यानी जमींदार। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर, ये जो कहानी है द रॉकिंग हॉर्स विनर, इसका ऑथर का नाम यानी इस लेखक का नाम, क्वेश्चन नंबर 21 का सी, सही जवाब होगा सी, D.H. लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड द ब्यूटीफुल वुमेन हैव इन द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स? ये जो खूबसूरत जो महिला रॉकिंग हॉर्स,
ये लगातार सालों में आपका सवाल पूछ रहा है। इसके कितने बच्चे थे, इसकी कितने बच्चे थे? क्वेश्चन नंबर 22 का होगा सी, यानी 3 बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। हु वाज बेसट, बेसट कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा आपका सी, अ यंग गार्डनर, एक युवा माली। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से जब हम लोग करेंगे ना, तो यहां पर एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, ठीक है, पोएम की पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 26 तक एक पैराग्राफ, पोएम की पैराग्राफ दिया जाएगा कुछ चुनिंदा लाइंसों में, और इसी को करके आपको आना है। His loud sharp call seems to come from nowhere। और ये पोएम की जो पैराग्राफ, आपकी जो पोएम्स हैं, यानी आपके टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में, उसी पोएम का कहीं से भी, कोई भी पोएम का किसी से भी 5, 6 या फिर 8 लाइन उठा करके दे देंगे और इसी से सवाल पूछेगा। His loud sharp call seems to come from nowhere, then a flash of the turquoise in the peepal tree, the slender neck arched away from you as he descends, and as he darts away a glimpses of the very end of his tail। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। From which poem the above extract has been taken। आप सभी को पता है किसके बारे में, कहां से लिया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? पीकॉक, ठीक है, पूंछ जहां पर आएगा पीकॉक। Which bird is referred in the poem? कितना आसान सवाल है। पीकॉक, पीकॉक का जो पोएम है, पीकॉक का ही कविता है, तो किस पक्षी के बारे में बताया जाएगा? पीकॉक। नाइटिंगेल पक्षी है तो नाइटिंगेल के बारे में बताया गया। Where is the bird? ये भी आसान सवाल है, बहुत बार करवा चुके हैं। ये पीपल ट्री में पक्षी था। पीकॉक कहां से? ना पीपल ट्री। Let me not to the marriage of true mind is dash। ये किस प्रकार की कविता है? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बता रहा है कि ट्रू माइंड्स बोल के जो कविता, ये कविता किस प्रकार की कविता है? क्वेश्चन नंबर 27 का होगा करेक्ट आंसर लव पोएम, प्यार की किताब। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। देखिए 28 में क्या पूछ रहा है? What is love compared in the poem Let me not to the marriage of the true mind। ट्रू माइंड बोलकर जो कविता है, यहां पर ये जो प्यार को किसके साथ तुलना की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का होगा डी, करेक्ट आंसर। सॉरी करेक्ट आंसर आपका होगा ए, स्टार के साथ, ठीक है ना। करेक्ट आंसर होगा स्टार, यानी ताराओं के साथ। द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन इन रिटर्न, टेलीफोन कन्वर्सेशन किसके साथ लिखी गई है, यानी सॉरी इसका रचनाकार के बारे में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा? ना क्वेश्चन नंबर 29 का होगा सी, ना ऑप्शन सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ना टेलीफोन कन्वर्सेशन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन, किसके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है? ये जो पोएम है टेलीफोन कन्वर्सेशन, ये किन के बीच में हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 का होगा डी, ए नेग्रो एंड व्हाइट लेडी। एक व्हाइट खूबसूरत महिला को एक नौकर चाहिए और इन दोनों के बीच में फोन में बातचीत हो रहा है। एक ब्लैक पीपल, एक काले लोग और एक काले व्यक्ति और एक सफेद घर की जो महिला, इसके बीच में। चलिए अगला सवाल, द ऑथर्स वॉच वर्क स्मूथली फॉर। ऑथर का जो वॉच है वो कितने समय तक बढ़िया से चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 31 का होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 12 महीने तक ये बढ़िया से चला। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द ऑथर मार्क ट्वेन विजिटेड मोर देन डैश वॉच मेकर्स। हमारे जो ऑथर हैं किसका? माई वॉच का। ये कितने बार किसके पास जाता है? घड़ी बनाने वाला कितने बार अधिक, मोर देन मतलब अधिक, कितने अधिक बार जाता है? तो ये होगा 12। क्वेश्चन नंबर 32 का होगा 12, 12 का ए, करेक्ट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। एट फर्स्ट द ऑथर गेव हिज वॉच टू अ डैश टू गेट इट रिपेयर्ड। हमारे जो ऑथर हैं ये अपना घड़ी को पहला किसको देते हैं? ठीक करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ज्वेलर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे माई थ्री पेशेंट। माई थ्री पेशेंट का ऑथर का नाम क्या है, यानी लेखक का नाम। 34 का होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 से हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट पैशन ऑफ द ऑथर इज लॉन्गिंग फॉर। हमारे जो ऑथर का है पहला पैशन, ठीक है, पहला पैशन क्या था? क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब होगा बी, ट्रूथ, सच्चाई को ढूंढना, सच्चाई को तलाशना। विच ट्राइबल सोसाइटी वाज और वेर बाइलिंगुअल। कौन सा ऐसा ट्राइबल सोसाइटी है जो बाइलिंगुअल है, यानी दो भाषा को, दो से अधिक भाषा को ये बोल पाते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषा को ये बोल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का होगा सारा, मुंडा, कोंद आदि, तो ये सारे, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। चलिए, वेयर इज संथाली ट्राइब फाउंड। अब इस सवाल को सभी को पता है संथाली ट्राइब कहाँ मिलता है ना, तो इसको देखना नहीं है, चर्चा भी है उसको और नहीं करना है, झारखंड में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शुड वर्ल्ड गवर्नमेंट्स गेट इन्वॉल्व इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इज अ डैश। क्या सरकारों को जो पर्यावरण, जो मौसम जो चेंज हो रहा है, इसकी और चर्चा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, ये किस प्रकार की एसे है? क्वेश्चन नंबर 38 का होगा ऑप्शन बी, यानी आर्गुमेंटेटिव एसे। करेक्ट आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। डैश इज अ पीस ऑफ द राइटिंग दैट डील्स विथ इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 39 सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एन एसे। जब आप एसे को लिखोगे तो अपनी व्यक्तिगत जो विचार होती है, यानी निबंध को, जो आप व्यक्तिगत रूप से आप सोचते हो उसी को आप लिखेगा। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एन एसे राइटिंग। एसे राइटिंग का ये कौन सा पार्ट नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का होगा सी, एक्सप्रेस ऑफ थैंक्स, किसी को धन्यवाद दे देना।